वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी लोगों को केमिस्ट्री की पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा होगा। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री के चैनल में। बच्चों, आप सभी लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे हो तो मैंने आपके फंडामेंटल्स को डेवलप करने के लिए मैंने अभी 2 वीडियोस आपको दिए हैं फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो मैं आपको परमाणु संरचना के 14 वीडियो दे चुका हूं, बट उसके आगे के वीडियो में अपलोड करने से पहले चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो फंडामेंटल्स हैं केमिस्ट्री के, जो आपको बेसिकली 9th और 10th लेवल पर बहुत अच्छे से सीख लेने चाहिए, बट किन्हीं वजहों से आपने उनको नहीं सीख पाया है, तो मैं आपको पहले उन फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहा हूं। बेसिकली ये फंडामेंटल्स ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस के बाहर है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, बट जब पढ़ाऊंगा तब मैं उन चीजों पर इतना फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके सेपरेट वीडियो आप देख लोगे तो आपका 10th लेवल में आपने क्या सीखा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, 9th लेवल में आपने क्या सीखा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मगर इतने वीडियोस देखने के बाद फिर जब आप मुझसे 11th क्लास के टॉपिक्स को पढ़ोगे, देखो ये आवर्त सारणी, ये पूरा का पूरा डिटेल टॉपिक है 11th क्लास पे है। कम से कम 20 से 25 वीडियोस मैं इस पे बनाऊंगा, जब बनाऊंगा तब देखूंगा। बट अभी मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें इसके बारे में करना चाहता हूं, कुछ आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको एक आवर्त सारणी समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारे पास एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो शुरुआत में जब रसायन विज्ञान की खोज हुई तब तत्वों की संख्या क्या थी, बहुत कम थी। थोड़े से तत्व ज्ञात थे, 30 40 50 तत्व ज्ञात होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप एक उदाहरण समझो। जैसे हमने आपसे बोला कि आपके क्लास टीचर है और आपकी क्लास में मात्र 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होगा हर एक टीचर को हर एक स्टूडेंट्स का नाम पता होगा, नाम भी पता होगा, इवन पता होगा कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा है, या ये भी पता होगा उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। क्यों ऐसा पता होगा? क्योंकि स्टूडेंट की संख्या क्या है, बहुत कम है। मगर जब हम कहें कि एक क्लास में 400 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 500 स्टूडेंट हैं, और फिर हम बोलें कि टीचर पढ़ाने के लिए जा रहा है, तो फिर आप देखोगे कि टीचर का इंटरेक्शन शायद 500 स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उनकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर स्टूडेंट को ये सर्च करना हो, या 500 स्कूलों में, या आप ऐसा समझो आपके स्कूल में सपोज 2000 बच्चे हैं, वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। अगर आपके जो गेम्स टीचर हैं वो प्रेयर में आते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि चलो अरेंज हो जाओ, तो आप कैसे अरेंज हो गए? इट मीन्स आपको नहीं पता है अरेंज होने का तरीका। फिर वो कहते हैं 6th क्लास का यहां लग जाओ, 7th क्लास का यहां लग जाओ, 8th क्लास का यहां लग जाओ, 10th क्लास का यहां लग जाओ, 11th का यहां, 12th का यहां। तो अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि 6 वाले बच्चे यहां लगेंगे, तो फटाफट बच्चे 6 वाले एक लाइन में लग जाएंगे, 7th वाले एक लाइन में लग जाएंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं, छोटे बच्चे आगे आ जाओ, लंबे बच्चे पीछे चले जाओ। तो इस तरह से केवल 2 और 3 इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, वो पूरा का पूरा ग्राउंड जिसमें 2000 बच्चे थे, वो फटाफट क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, फटाफट अरेंज हो जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि अरेंजमेंट के लिए उन्होंने 2 टेक्निक लगाई ना। उन्होंने पहली टेक्निक क्या लगाई? उन्होंने टेक्निक लगाई कि हम क्लास में जो प्लेग्राउंड में जो बच्चे घूम रहे हैं उनको हम क्लास वाइज अरेंज करेंगे। दूसरी टेक्निक उन्होंने क्या लगाई? छोटे बच्चे आगे लगेंगे, बड़े बच्चे पीछे लगेंगे। इसी तरह से और भी टेक्निक लगा सकते थे। वो ऐसे कर सकते थे, ड्रेस वाले बच्चे इधर खड़े हो जाए, बिना ड्रेस वाले इधर खड़े हो जाए, तो तुरंत पता चल जाता कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर है। इट मींस देयर आर वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, और वो सारी टेक्निक्स लगा करके प्लेग्राउंड के बच्चों को अरेंज कर लेते हैं। तो ये तो स्कूल का हाल हुआ। सेम टू सेम यहां पर चीज है। तत्वों की संख्या कम थी, कोई दिक्कत नहीं है। तत्वों की संख्या कम थी तो हमने एक लाइन में इंस्ट्रक्शन दिया कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। मैंने अलग अलग चीजों को सीख लिया क्योंकि संख्या ही बहुत कम थी। बट जैसे जैसे रिसर्चेस हुई, समय बीता, तत्वों की संख्या थोड़ी नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 110 नहीं, 115 से ऊपर तत्व हम खोज चुके हैं। 115 तत्वों के जब हम खोज लिए हैं, तो अब हम उनको अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करेंगे हम कि हाइड्रोजन चैप्टर नंबर 1, लिथियम चैप्टर नंबर 2, सोडियम चैप्टर नंबर 3, ऐसे तो 115 चैप्टर बन जाएंगे। खैर 115 चैप्टर कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कोई अरेंजमेंट का तरीका थोड़ी ना होता है कि हम एक एक चैप्टर में एक एक एलिमेंट को पढ़ें। ऐसा नहीं होता है।
हमने क्या काम किया, हमने उन एलिमेंट्स के गुणों का अध्ययन किया, हमने देखा कि उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हमने उनके गुणों का क्या किया, स्टडी किया। और जब गुणों का हमने स्टडी किया तो हमने देखा अरे यार ये 5 बच्चे तो एक जैसे हैं। जैसे होता ना, जैसे कोई लड़की है वो बहुत बातें करती है, तो आप खुद देखोगे उसके जो 4 दोस्त होंगे वो भी बहुत बातें करते होंगे, 100% बातें करते होंगे। कोई अगर एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा गुंडे टाइप प्रवृत्ति का है, तो आप देखो उसके जो 4 चपाटे रहते हैं वो भी किस तरह के रहेंगे, गुंडे टाइप के रहेंगे। इट मींस क्या है, जो जिस नेचर का होता है उस नेचर के बच्चों को ढूंढ ही लेता है। ये जैसा नेचर ह्यूमन में है, सेम टू सेम नेचर क्या होता है, एलिमेंट्स में होता है। अगर एक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है एंड द सेम प्रॉपर्टीज के कुछ और एलिमेंट डेफिनेटली होते हैं। ऐसा ही स्टडी किया हमारे वैज्ञानिकों ने। अब कौन से वैज्ञानिक हैं, कैसे वैज्ञानिक हैं, देखो हमने फिर बोला आवर्त सारणी मेरा इमीडिएटली पार्ट नहीं है, मैं आपको जल्दी जल्दी से आवर्त सारणी पर लाकर मुख्य चीजें बताना चाह रहा हूं। तो हमने क्या देखा कि जब हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो हमने सोचा कि अब हम हर एक एलिमेंट को स्टडी अलग अलग तो नहीं कर सकते। अगर हम स्टडी करना ही चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि कौन से वो 5 एलिमेंट है, कौन से वो 6 एलिमेंट है, कौन से वो 7 एलिमेंट हैं जिनके गुण एक जैसे हैं, उनको हमने एक तरफ रख दिया। फिर कौन से एलिमेंट हैं जिनके गुण दूसरे तरह के हैं, उनको दूसरी तरफ रख दिया, तीसरी तरफ रख दिया। इस तरह से हमने ग्रुप वाइज उसको व्यवस्थित किया, अरेंज किया। और अरेंजमेंट की जब जरूरत हुई तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा नहीं ऐसे अरेंज करो, कुछ ने कहा नहीं ऐसे अरेंज करो। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, आपने नाम सुना भी होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोबिनेरे का सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे, बट वो सभी क्या हो गए, फेल हो गए। हमारे कई लोगों ने वर्गीकरण किए, कई लोगों ने तरीके बताए कि नहीं ऐसे वर्गीकरण करो, ऐसे वर्गीकरण करो, मगर वो सब लोग फेल हो गए। एक वैज्ञानिक एट द डेथ, उस समय पर एक वैज्ञानिक नए आते हैं, उनका नाम होता है मेंडलीव। वो क्या करते हैं, तत्वों को अध्ययन करते हैं, तत्वों के गुणों का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। नो डाउट उन्होंने लगा लिया और उन्होंने देखा कि हाँ एक आवर्त सारणी डेवलप हो गई। नो डाउट उस आवर्त सारणी एक सारणी डेवलप हो गई। उस सारणी में उन्हें लगा कि हाँ यार ये सारे तत्व तो एक जैसे गुणों के हैं, तो कुछ कुछ उन्होंने सफलता हासिल कर ली। मगर बाद में ये पता चला नहीं वो गलत थे, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हमें उन्हें व्यवस्थित नहीं करना चाहिए, हमको तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब डिटेल स्टडी पता चली तो पता चला कि जो तत्वों के जो गुण होते हैं, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण हो, वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं होते हैं। देखो आपने 10th लेवल में सीखा होगा मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। मूल आवर्त नियम मतलब ओरिजिनल। तो मूल आवर्त नियम क्या है? तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति होती है। अब इसका क्या मतलब है, डिटेल चीज हम बाद में लेंगे। यह था मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। बाद में पता चला कि नहीं, हमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं लगाना है, हमको परमाणु क्रमांक को लेना है। तो उसके बाद हमने आधुनिक आवर्त नियम बनाया और आधुनिक आवर्त नियम में हमने क्या बोला कि हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में यदि रखते हैं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए यदि क्रम में रखते हैं तो हम देखते हैं कि तत्वों के गुणों की एक निश्चित नियमित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, या कहें तो तत्वों के जो भौतिक रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, एक आवर्त सारणी बनी। उस आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां थी और उन कमियों को दूर करते हुए फाइनली एक नई आवर्त सारणी और डेवलप करी गई। वो आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधारित थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी कैसे बन गई, सब चीज पर बहुत डिटेल से बात होगी। बट आप इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तो रखना ही है, वो तो अलग चीज है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने एक नई आवर्त सारणी आप लोगों को मतलब आप लोगों ने एक नई आवर्त सारणी पढ़ी जिसको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी,
या जिसको हम बोलते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, या जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आप सभी लोगों के पास, जो भी बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है, सबके पास आवर्त सारणी होनी चाहिए। अगर आपके पास किताबों में है आवर्त सारणी तो उसको अच्छे से काट लीजिए और जहां पर आप पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिए, और चिपकाने के बाद रोज देखा करिए। ऐसा नहीं कि चिपकाने के बाद कभी देख ही नहीं रहा हो, धूल चढ़ रही है उस पर, ऐसा नहीं करें। या तो कांच के नीचे साइड में दबा लीजिए। रेगुलरली आवर्त सारणी को नोटिस किया करिए। तो आवर्त सारणी बेसिकली क्या है, तो आप बोलोगे तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए। तत्वों की इंडिविजुअल स्टडी नहीं करी जा सकती, एक एक तत्व की स्टडी नहीं की जा सकती। तत्वों के गुणों के अध्ययन को सरल करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए हमने जो सारणी बनाई उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी कई तरह की है, पहले कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, ये बात की चीज है। बट जो फाइनली जो हम लोगों को डिटेल में पढ़नी है वो ये आवर्त सारणी है, जैसी कुछ दिखती होगी। तो ये जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं साइड से, आप इमीडिएटली सीखते चलिएगा। देखो, इस आवर्त सारणी में सबसे पहले ब्लॉक, जो ब्लॉक होते हैं वो 4 होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, 4, याद रख लीजिए। आपसे बोले आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं, आप फटाफट नाम बताओ। 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, आप याद करिए। ये जो 2 खाने हैं इसका नाम है एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये वाला जो खाना है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ये जो खाने हैं इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और ये जो अलग से बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आपकी आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं, 4। कौन कौन से ब्लॉक हैं, एस, पी, डी, एफ। अब एस जो होता है, पी जो होता है, ये क्या चीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, उपकोश। इसको बोलते हैं सब शेल, या जिसको बोलते हैं उप ऊर्जा स्तर। इसी का नाम होता है उप ऊर्जा स्तर। ठीक है, इसको उप कक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं, कई नाम होते हैं। अभी हम और डिटेल में इसको सिखाएंगे। अभी तो केवल आपसे पूछे, अगर कोई पूछ ले कि ये एसपीडीएफ क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए एसपीडीएफ सब शेल्स होते हैं, उपकोश होते हैं। अब जैसे ये क्या है, कोश, नाम सुना है ना, कोश, या जिसको बोलते हैं कक्षा। आपको पता है ना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, कक्षा, या उनको बोलते हैं कोश, या जिनको बोलते हैं शेल, या उसको बोलते हैं ऑर्बिट। देखो, कोश इसी का नाम होता है कक्षा, इसी को बोलते हैं शेल, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं ऊर्जा स्तर। सब नाम एक ही हैं, चाहे जिस नाम से आप बुला लीजिए। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में या जिन पाथ पर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, कोश। और कोश का निर्माण मिलकर के होता है उपकोशों से। उपकोश कौन से हैं, एस, पी, डी, एफ। क्लियर है। अब उपकोश में होते हैं कक्षक। ध्यान से समझना, क्या क्या चीज सीखी आपने। सबसे पहले क्या होते हैं, कोश। कोश से छोटे क्या होते हैं, उपकोश। उपकोश से छोटे क्या होते हैं, कक्षक। कक्षक को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल, कुछ लोग ऑर्बिटल भी कहते हैं, जो भी आप बोलना चाहो। कक्षक, और कक्षक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। याद रखिएगा। कहोगे ये कहां से आया, ये हम सब सिखाएंगे आपको, बट अभी आप याद करिए। देखो, मैंने फिर बताया, मैं हमेशा एक उदाहरण हमेशा लेता हूं कि ये बचपन में आपने सीख लिया ए, ये सीख लिया बी, आपने पूछा नहीं कि ये ए क्यों है, ये बी क्यों है। आप थोड़ा सा आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं हर चीज का रीजन देने वाला टीचर हूं। मैं याद कराने की बहुत कम कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझें, आप चीजों के अप्लाई करें, इतना पढ़ें और इतना यूज करें। मैं नहीं चाहता हूं कि इतना पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन कोई भी ना कर पाए। इसलिए जितनी चीज बोल रहा हूं उसको फटाफट ध्यान से समझिए। हमने आपसे बोला कोश क्या है, तो आप बोलोगे नाभिक के चारों ओर जिन पथ पर, जिन मार्गों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं कोश। कोश का निर्माण किससे मिलके हुआ है, उपकोश से। और उपकोश का निर्माण किससे मिलके हुआ है, कक्षक से। और कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप समझिए, जो हमारे पास
एस कोश है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास पहला कोश है, फर्स्ट कोश, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट सेल, जो पहली कक्षा है उसमें केवल एस होता है। कहोगे कैसे होता है, हमें तो नहीं पता, हमने फिर बोला थोड़ा सा सीखो। जो पहली कक्षा है उसमें केवल क्या है, एस। जो दूसरी कक्षा है उसमें होता है एस और पी। जो तीसरी कक्षा है उसमें होता है एस पी डी। जो चौथी कक्षा है उसमें होता है एस पी डी और एफ। आप कहोगे जी नहीं होता है, अब जी कहां होता है, कैसे होता है, बट यहां तो नहीं होता है। समझ में आया ना। अब देखो यहां पे जो एस है वो क्या है, उपकोष। तो जो एस उपकोष में है एक कक्षक, पी उपकोष में है 3 कक्षक, डी उपकोष में है 5 कक्षक और एफ उपकोष है उसमें कितने कक्षक है, 7। और आपको बताया ना हर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। पी में कितने होंगे 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें टोटल कितने होंगे 6। डी में कितने हो जाएंगे 10 और एफ में कितने हो जाएंगे 14। मैं आपको ये सब चीज क्यों बताया, इसको बताने का लॉजिक क्या है। लॉजिक आप ऐसे समझिए कि जो हमारे पास एस है, एस उपकोष है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। इसलिए एस ब्लॉक में 2 कॉलम है। जो खड़ी चीज है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है। पी में देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। कोई पूछे 6 क्यों है, आप आंसर क्या दोगे, पी उपकोष में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कोई पूछेगा क्यों 6 हो सकते हैं, तो आप बोलोगे पी उपकोष का निर्माण 3 कक्षकों से हुआ है और एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोई बोलेगा एक कक्षक में 2 ही क्यों रह सकते हैं, सिखाएंगे हम आगे। बट अभी तो केवल आप इतना समझ लो कि एस में 2 कॉलम है, पी में 6 कॉलम है, डी में 10 कॉलम है। तो आप बताओ ये जो मुख्य आवर्त सारणी दिख रही है, ये मुख्य आवर्त सारणी में टोटल 2 खड़े कॉलम, 6 खड़े कॉलम और 10 खड़े कॉलम, इन तीनों को जोड़ोगे तो 18 खड़े कॉलम हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे 18। कुल कितने खड़े कॉलम हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। और जब 18 खड़े कॉलम हो जाएंगे तो उन खड़े कॉलमों को हम क्या कहते हैं, वर्ग, या जिसको हम कहते हैं ग्रुप। तो अगर हम आपसे पूछें आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप क्या आंसर दोगे, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या ग्रुप की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे वर्ग होते हैं 18। ठीक है। तो हमारी आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं, ग्रुप हैं, उनकी संख्या कितनी है, वर्ग, या जिसको हम कहते हैं ग्रुप, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं समूह, इसको कहते हैं ग्रुप। ये कितने हैं 18। आप बोलोगे एफ को क्यों नहीं जोड़ा, बेसिकली इस एफ का जो स्थान है वो डी के अंदर ही होता है, मगर हमने आवर्त सारणी के बड़े आकार की वजह से इसको बाहर निकाल के रख दिया। जब हमने बाहर निकाल के रख दिया तो फिर हम इसको मुख्य आवर्त सारणी में नहीं मानते हैं, अलग से मानते हैं हमने, इसलिए इसको काउंट नहीं किया। हमने आवर्त सारणी में केवल 2 ये, 6 ये और 10 इसको गिना। तो हमने क्या देखा, इस आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है 18। पूछा जाता है आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने हैं 4, आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं 18। अब देखो ये क्षैतिज, ये देखो ये यहां से यहां क्षैतिज समझते हो ना, यहां से यहां इस तरह से चल रहा है। तो आप बताओ क्षैतिज कितने कॉलम मतलब है, तो आप बोलोगे क्षैतिज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो क्षैतिज कॉलम है ये खड़े कॉलम है, ऊर्ध्वाधर है, और ये जो क्षैतिज है हॉरिजेंटल है, इसको हम बोलते हैं आवर्त, या जिसको बोलते हैं पीरियड, पीरियड्स। तो आवर्त कितने होते हैं 7। कितने होते हैं 7। आवर्त कितने हैं 7। अब आप बताओ जब आप विन्यास लिखते हो तो कितना आता है 2 8 18
ऐसा करते हो ना, सीखा है आपने विन्यास। 2 8 8 18 18 32 8, ऐसा कुछ सीखा होगा आपने विन्यास। बोरवरी का सिद्धांत सीखा होगा ना। जैसे हम आपसे थोड़ी देर गए कि सपोज दैट हमारे पास एक परमाणु क्रमांक है फ्रेंशियम, इसका परमाणु क्रमांक है 87। हमने कहा इसका विन्यास लिखो, तो आप विन्यास कैसे लिखते हो? 2 8 18 32 8, ऐसे 18 8 1, ऐसा कुछ लिखते हो। चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये जो विन्यास लिखने का जो तरीका है, ये जो विन्यास लिखने का तरीका है, ये कहलाता है बोरवरी का सिद्धांत, ठीक है। तो उस बोरवरी के सिद्धांत को थोड़ा सा दिमाग में रखो। पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इसलिए जो पहला आवर्त है उसमें 2 ही एलिमेंट रखे गए हैं। एक का नाम है H, दूसरे का नाम है He। H को पढ़ते हैं हाइड्रोजन, दूसरे को पढ़ते हैं हीलियम। जो दूसरा है उसमें कितने एलिमेंट हैं? तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ, पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने होते हैं? 8 होते ना। तो देखो दूसरी में कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पढ़ा है। इसके बाद जो हमारी तीसरी लाइन है उसमें भी 8 रखे गए। कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। समझ में आया ना। उसके बाद अगले वाले में देखो 2 8 8 तो हो गए। अब इसका कितने हो गए? 18। देखो 18 में कौन कौन से हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और यहां क्या आ जाएगा? जिनन। क्लियर है। तो ऐसी आवर्त सारणी आपको दिखाई दे रही होगी। आप ध्यान से समझना, मैं आवर्त सारणी में आपको आज सिखाने क्या वाला हूं कि आप कहोगे हम आवर्त सारणी को, सबसे पहले तो आप बताओ आवर्त सारणी में 2 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो नाम है वर्ग और एक का नाम है आवर्त। अब आप बताओ हम इसको आवर्त सारणी क्यों कह रहे हैं, वर्ग सारणी क्यों नहीं कह रहे हैं? तो आप कहोगे वर्ग का मतलब है ऊपर से नीचे। आप बताओ तत्वों में परमाणु क्रमांक 1 किसका है? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। 2 किसका है? तो कहोगे हीलियम। 3 किसका है? लिथियम। 4 किसका है? बेरिलियम। 5 किसका है? बोरॉन। 6 किसका है? कार्बन। 7 किसका है? नाइट्रोजन। तो बताओ जब हम परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम लगा रहे हैं तो क्या हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं मतलब आवर्त में जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक तभी तो बढ़ रहा है। इसलिए इसको हम आवर्त सारणी कहते हैं, क्योंकि हम आगे कहां बढ़ रहे हैं? आवर्त में आगे बढ़ रहे हैं, फिर आवर्त में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम ऊपर से नीचे आगे बढ़ते तो हम इसका नाम वर्ग सारणी कह सकते थे, मगर यहां फिलहाल तो हम आवर्त में जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है आवर्त सारणी, है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो देखो आपने सबसे पहले चीज क्या याद रखी? आपने देखो आज की डेट में क्या सीखा? तत्व की संख्या कम थी तो वर्गीकरण की जरूरत कुछ खास नहीं थी। तत्वों की संख्या बढ़ गई, तत्वों की संख्या बढ़ने से तत्वों का अध्ययन कठिन हो गया। उस कठिन चीज को सरल बनाने के लिए, क्रमबद्ध बनाने के लिए हमें वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। वर्गीकरण कई लोगों ने किया, जो यूजलेस है उसका हमें मतलब ही नहीं है। जो मुख्य वर्गीकरण है उसको करने की शुरुआत किसने करी? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने अपना मूल आवर्त नियम दिया, जिसमें क्या बताया? तत्व के जो गुण होते हैं
वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बाद में ये चीज गलत हो गई, सिद्ध क्या हुआ कि परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं होते हैं, और एक नया नियम आता है जिसको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि जो तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। मतलब यदि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो गुणों में पुनरावृत्ति होती है, कुछ एक नियमित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है। उसको लेकर के मेंडलीफ ने एक संशोधित आवर्त सारणी प्रस्तुत की मोजले की सहायता से, और उस आवर्त सारणी में भी कुछ समस्याएं आई और उस आवर्त सारणी को फर्दर मॉडिफाई किया गया, फिर से मॉडिफाई किया गया, और एक विस्तृत आवर्त सारणी आपके सामने फाइनली बन के आई जो यहां बनी हुई है। इस आवर्त सारणी को हम बोलते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या जिसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, या जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली चीज याद रखिए, ये किस चीज पर आधारित है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस पर आधारित है। दूसरा पॉइंट, इसमें कितने ब्लॉक हैं, तो आप बोलोगे 4 ब्लॉक हैं, एसपीडीएफ। तीसरी चीज, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 18 वर्ग है, एफ को नहीं काउंट करना है। इसमें जो आवर्त हैं वो कितने हैं, तो आवर्त मतलब क्षैतिज कॉलम कितने हैं, 7, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें आवर्त कितने होते हैं, 7। अब इसमें पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, यहां देखिए, जो हमारे पास पहला आवर्त है, ये हमारा आवर्त है पहला, फर्स्ट आवर्त है, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे है ना। तो हम यहां पे पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 2, दूसरे में कितने होते हैं, 8, तीसरे में कितने होते हैं, 8, चौथे में कितने होते हैं, 18, पांचवें में कितने होते हैं, 32, छठवें में कितने हैं, 32, और सातवें में कितने हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 18, फिर 32, और फिर यहां पर अपूर्ण है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। देखो, जिसमें तत्व कम है इसको बोलते हैं अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या कम है। जिसमें 8 है उसको बोलते हैं लघु आवर्त, लघु आवर्त, स्मॉल पीरियड। उसके बाद 18 2 में है तो उसको बोलेंगे दीर्घ आवर्त, क्या बोलेंगे, दीर्घ आवर्त, लॉन्ग पीरियड। उसके बाद जिसमें 32 है उसको बोलेंगे अति दीर्घ आवर्त, और अगले वाले में जिसमें पूरे संख्या ही नहीं भरी गई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण आवर्त, क्या बोलते हैं, अपूर्ण आवर्त। अब देखो, हम आपको गिनवा देते हैं तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। पहले में तो 2 दिख रहे हैं, दूसरे में 8 दिख रहे हैं, तीसरे में 8 दिख रहे हैं, चौथे में देखो 18 दिख रहे हैं। ऐसे ही पांचवा, जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, ठीक है, यहां पर स्ट्रोंशियम, ठीक है, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, और यहां पर कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, और यहां पर रेडन, ठीक है। तो आप देखो इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 18 है, गिन लो, 2, 6, 8 और 10, 18। मगर जब हम यहां आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सीजियम, रेडियम, उसके बाद लेंथेनम। अब यहां लेंथेनम का परमाणु क्रमांक आप चेक करना आवर्त सारणी में कितना है, 57, कितना दिया हुआ है, 57। उसके बाद 58 आना चाहिए, मगर यहां पर 58 नहीं आ रहा है,
यहां पर क्या आ रहा है 72 आ रहा है। मतलब बीच के जो 14 एलिमेंट हैं वो मिसिंग हैं, और वो मिसिंग एलिमेंट को हमने यहां रख दिया है। मतलब 57 के बाद यहां क्या आ जाएगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो ये 14 एलिमेंट मिसिंग है। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो देखो 2, 6, 8 और 10, 18 तो थे ही। 18 में जब ये 4 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 32 हो जाएंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे अति दीर्घ आवर्त। देखो ये अति लघु है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, इसको बोलेंगे अति दीर्घ आवर्त। और उसके अगले वाले में भी 32 होने चाहिए, मगर कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी खोज अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, तो इस आवर्त को हम बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट है। जब ये कंप्लीट होगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे 32 होंगे। तो आपसे पूछा जाता है कौन सा आवर्त अति लघु है, तो बोलोगे पहला आवर्त अति लघु है, क्योंकि उसमें तो 2 ही हैं। दूसरे और तीसरे को क्या बोलते हैं लघु, चौथे और पांचवें को क्या बोलते हैं दीर्घ, छठवें को क्या बोलते हैं अति दीर्घ, और सातवें को क्या बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। जिन बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हो रही है उनको मैं आगे सिखा दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिएगा 57 के बाद से 58, 59, 60 और 71 तक यही बीच में आना चाहिए। मतलब जो हमारी आवर्त सारणी है वो कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। ये हमारी आवर्त सारणी है, इसमें देखो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक का एक लाइन है, फिर ये पूरा एफ ब्लॉक ऐसा होना चाहिए, फिर ये डी ब्लॉक का बचा हुआ होना चाहिए, और फिर आगे पी ब्लॉक होनी चाहिए। मतलब हमारी आवर्त सारणी एक्चुअल में इस तरह की होनी चाहिए। देखो ये कौन सा ब्लॉक है एस, ये कौन सा ब्लॉक है पी, और ये मिलाकर के कौन सा ब्लॉक है डी, और ये बीच में क्या आ जाएगा एफ। मगर आवर्त सारणी वैसे ही बड़ी है। अब हम उस एफ को भी अगर अंदर रख देंगे तो आवर्त सारणी क्या हो जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमने एफ को निकाल करके क्या कर दिया अलग कर दिया, एफ को निकाल करके अलग कर दिया। एफ में एलिमेंट कितने हैं 14, और इस तरह से दीर्घ लघु आवर्त को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट हैं, और इनको याद कैसे करते हैं। देखो वैसे मैं तो ट्रिक बताता नहीं हूं, क्योंकि ट्रिकों से याद चीजें होती नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो मैं ट्रिक से याद तो करा दे रहा हूं, बट मैं फिर भी कहूंगा कि आप ट्रिक से ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस करिए और अप टू डाउन याद करिए, ऊपर से नीचे याद रखिए। जैसे सबसे पहले मैं अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सीधा आता हूं मुद्दे पर, जो मुझे आज के टॉपिक में जल्दी जल्दी कवर करना था। कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। देखो यहां पर एस ब्लॉक है, इस एस ब्लॉक में हाइड्रोजन की स्थिति तो अनिश्चित है, इसको छोड़ दो। अब नीचे से बात करो कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। नाम याद करिएगा कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। ठीक है, ये नाम आप किताब से देख लीजिएगा, मैं सब नाम अब लिखूंगा नहीं, मैं केवल आपको इसलिए लिख दिया हूं कि आपको नाम ये याद करना है। इनको याद करने के लिए ट्रिक आप याद कर सकते हो। जैसे एच भी ले लेते हैं हम, एच को बोलते हैं हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हलीना। ये किसी लड़की का नाम है जिसका नाम है हलीना, हलीना, हलीना या हली, ऐसा कर लीजिए, हली, हली ने की, के मतलब की, रब से फरियाद, रब से फरियाद। ठीक है, देखो हली ने की रब से फरियाद, इससे याद कर लोगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। तो हली ने की रब से फरियाद। ये इसमें अगर हाइड्रोजन को हटा दें तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, क्षार धातु। क्या बोलते हैं, क्षार धातु, या हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। तो आपसे क्या बोला जाता है कि क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, तो आप फटाक से आंसर दोगे क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, हली ने की रब से फरियाद। ऐसा नहीं बोलोगे, आपसे बोला जाए क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, तो आप आंसर क्या दोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। ये आंसर दोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। याद कर लेना आप ही लोग ये लिख लिख के। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं
इसके बगल वाले की आप बताओ, इसके बगल में और कौन कौन से एलिमेंट हैं, आप फटाफट लिखो। उसके बगल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं? बेरिलियम, अब नाम नहीं लिख रहा हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये होते हैं। इसको देखो कैसे याद करोगे, इसको बोलोगे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इस तरह से आप याद कर सकते हो। इनको कहा जाता है, इन सभी को मिलाकर के कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। आपसे पूछते हैं क्षारीय मृदा धातु क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आपसे पूछा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती हैं, तो आप ऐसे नहीं कहोगे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ऐसा नहीं बोलोगे। आप बोलोगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु, या जिसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की। देखो ये तो हमारा एस ब्लॉक हो गया, इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं ना एस ब्लॉक, तो हमने कर लिया एस ब्लॉक। अब हम बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की, जल्दी जल्दी पी ब्लॉक में और देखते हैं। देखो पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको देखो कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। नाम आप पीरियोडिक टेबल से देख लेना और नाम लिख करके याद करना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है। इसको कहा जाता है बोरॉन परिवार, सबसे ऊपर जो होता है उसके नाम से चलता है, इसको बोलते हैं बोरॉन परिवार। तो अगर हम आपसे बोले कि बोरॉन परिवार में कौन से एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर भी अगर आपको इसको याद करना है तो इसको देखो कैसे कोड से याद कर सकते हो। बैंगन, बी से बना बैंगन, आलू, जीए से बना गाजर, इन मतलब गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब सारी सब्जियां हैं वो थैले के अंदर है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्लियर है? और भी कई कोडिंग्स आपको मिल सकती हैं, हमें कोडिंग से मतलब नहीं है। हम तो आपसे ये पूछेंगे बोरॉन परिवार में कौन से एलिमेंट हैं, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैमिली कौन सी है? कार्बन परिवार। कौन सी फैमिली है? कार्बन परिवार। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये है कार्बन परिवार। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बन से शुरू हुआ था ना, तो इसको क्या बोला जाता है? कार्बन परिवार। कार्बन परिवार के नाम को आप ऐसे याद करिए, हम पूछे कार्बन परिवार में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आपको आंसर क्या देना चाहिए? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। मगर फिर अगर आप भूल जाते हो तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, कहें, कहें मतलब सी से बने, कहें शिवजी, कहें शिवजी, सुने पार्वती, कहें शिवजी, सुने पार्वती। इसको आप इससे याद कर सकते हो, ये क्या कहलाता है? कार्बन परिवार। उसके आगे चलिए नाइट्रोजन परिवार, एन पी ए एस एस बी बी आई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसके नाम है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको आप देखो कैसे याद कर सकते हो? नाना पाटेकर, ये एक्टर है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, किसी का नाम तो नहीं है, अगर होगा तो सॉरी उसके लिए। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, सॉरी, ठीक है। मैं एक्चुअली किसी को इंटेंशन नहीं ले रहा, मैं केवल याद करा रहा हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, ये नाइट्रोजन परिवार हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सा परिवार है? ऑक्सीजन परिवार। देखो इसको बोला जाता है कौन सा परिवार? नाइट्रोजन परिवार। आगे देखो OSSETEPO, क्या नाम है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये इसके एक्चुअल नाम है जो आपको याद करने हैं, मगर फिर भी अगर आप भूल जाते हो तो आप क्या करते हो? नकल मारते हो। आपने देखा होगा हाई स्कूल में परीक्षा कैसे थी, इधर से टीप लिया, उधर से टीप लिया, तो इससे याद कर सकते हो आप। उससे टीपो, उससे टीपो, ठीक है, मतलब नकल करना है उससे, बगल वाले से, उससे टीपो।
उससे टीपो, टीपो टीपो मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, तो उसको बोलते हैं उससे टीपो। आप इस कोडिंग को कुछ और बदल के भी याद कर सकते हो, इसको बदल करके याद कर सकते हो। देखो इसका एक और कोडिंग है, ओ सांवली, ओ सांवली सी तेरी पूनम। ये नाम भी इस तरह से भी याद कर सकते हो, किसी के नाम को पर्सनली मत लीजिएगा। ओ सांवली सी तेरी पूनम, पूनम है जो हल्की सांवली है, इसलिए उसको बोला है ओ सांवली सी तेरी पूनम। ये ऑक्सीजन परिवार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हैलोजन परिवार की। देखो उसको बगल वाले को क्या बोलते थे, ऑक्सीजन परिवार। अब देखो यहां पर बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उसके नीचे एटी, एस्टेटीन है। इसका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इसमें अगर एटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों तत्व समुद्र से मिलते हैं, और समुद्र से मिलने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। ध्यान से रखिएगा, ये फ्लोरीन परिवार नहीं है, इसको बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन में कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, तो इसको देखो कैसे याद करोगे। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आइटम। इस तरह से आप इसकी कोडिंग बना करके याद कर सकते हो। फिलहाल मैं कोडिंग की तरफ जोर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे कोडिंग पूछते हैं इसलिए मैंने बता दी। हम आपसे बोले हैलोजन कौन सी है, तो आप बोलोगे जो समुद्र से मिलती है। समुद्र से कौन सी मिलती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन समुद्र से नहीं मिलती है, मगर फिर भी इसको शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके गुण इनसे मिलते जुलते हैं, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड वे में सबको क्या बोल देते हैं, हैलोजन। तो हैलोजन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, जिसको हम कैसे याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई आइटम। उसके बाद लास्ट में आती हैं अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। मैं यहां पे गलत लिख दिया, यहां पर होना चाहिए क्रिप्टॉन, और यहां होगा ज़ेरॉन और फिर नीचे होगा रेडॉन। यहां से कर लेना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये याद रखिएगा, इसकी मैं कोई कोडिंग नहीं बता रहा हूं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इसको कहते हैं अक्रिय गैस। आपसे पूछा जाता है अक्रिय गैसें कौन सी हैं, तो जो क्रिया नहीं करती हैं, क्रिया क्यों नहीं करती हैं हम आगे सिखाएंगे। तो इनको कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये कहलाती हैं अक्रिय गैसें। तो आपने देखो एस ब्लॉक को याद करने की टेक्निक सीख ली, पी ब्लॉक को याद करने की टेक्निक सीख ली। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक आवर्त सारणी अपनी हाथ से बनाइए अपनी कॉपी पर, और इन एलिमेंट्स को भर दीजिए। उसके बाद एक एक ब्लॉक को अलग से बनाइए, अलग से लिखिए एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ये भी बनाइए और ये भी बनाइए, इस तरफ इसका नाम लिखिए, इस तरफ इसका नाम लिखिए, मतलब नाम से याद करिए, बगल में कोडिंग लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए। और इनके परमाणु क्रमांक भी याद करिए। हम आपसे पूछेंगे परमाणु क्रमांक 35 किसका होता है, परमाणु क्रमांक 27 किसका होता है, परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है, परमाणु क्रमांक 29 किसका होता है। तो आपको परमाणु क्रमांक किसके याद रखना है, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। इसके अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की कोडिंग से हम तत्वों के नाम कैसे याद कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज पसंद आ गई होगी। आप बेटा वीडियो को रिपीट करके कभी भी सुन सकते हो, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो आप वीडियो देखा करो, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, जिससे आप चीजों को नोट डाउन करते चलो, क्योंकि एक बार चीज आपने छोड़ दी तो वो ढेर लग जाएगा, क्योंकि वीडियो पे वीडियो आते जाते आप पिछड़ जाओगे तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग बातों को मानोगे और ये काम याद करके बताओगे कि हाँ सर मैंने याद कर लिया, और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर आंसर दोगे। टेलीग्राम ग्रुप पर एक्टिव बने रहिए, ठीक है। मेरा वीडियो रोज सुबह 9 बजे अपलोड होता है, तो आप सुबह 9 बजे तो आप पहले वीडियो देखिए, और उसके बाद इमीडिएटली आप लिख करके बताइए, कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपको धीमे धीमे अपग्रेड कर दूंगा। मैं अभी आवर्त सारणी 11th क्लास का लेसन नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल मैं आपको आवर्त सारणी का इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं। यह आवर्त सारणी आपको 9th और 10th लेवल पर पढ़ी होगी। अब किसने पढ़ी किसने नहीं पढ़ी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मगर मुझे ये पता है मैंने अगर आपको पढ़ा दी तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए,
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, लाइक कमेंट जरूर किया करिए, शेयर कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।